अगर हमें फिजिक्स या केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पता हैं जो हमें 10th और 12th में बताए नहीं जाते हुए, तो हम आगे जाके हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन सब्जेक्ट्स में। अगर हम बेसिक तरीके जानते हैं, बेसिक डेफिनेशंस जानते हैं इनकी। तो ऐसे ही आज हम एटॉमिक रेडियस देखेंगे। एटॉमिक रेडियस के जो किस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है वो भी देखेंगे। तो एटॉमिक रेडियस को हम अगर हम एटम को एक स्फीयर माने, एक गोला माने, जैसे ये कोई सा भी इनमें से हम अगर एटम ले उनको एक स्फीयर माने, तो एटम की रेडियस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से। अब देखिए, जैसे ये कोई एटम है, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से और वैलेंस सेल तक के बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। ऐसे हम सर्किल में भी देखते हैं, जैसे ये परिधि है और ये बीच की त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो हम त्रिज्या को कैसे देखते हैं कि ये जो परिधि है और इस केंद्र से इस परिधि की जितनी दूरी है उसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो ऐसे ही तो एटम में भी देखते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस है, यदि एटम है, हम एटम को एक स्फीयर मानने, एक गोला मानने हैं, तो इस एटम की जो रेडियस है वो ऐसे हम ज्ञात करेंगे कि इस एटम के न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है जिसका सेंटर है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से वैलेंस सेल, मतलब जो लास्ट की सेल होती है, से वैलेंस सेल तक के बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। अब इसे एटॉमिक रेडियस तो कहते हैं, पर इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। बल्कि सर्किल की तो निकाल सकते, लेकिन एटम के रेडियस निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इसके 3 कारण होते हैं। इसे हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं होता है। इसके 3 कारण कौन कौन से हैं कि इस एटम की, जो ये एटम था, ये हमने मानना था, इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। एटम की जो सेल होती हैं, सेल, इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ तक है, तो इसलिए से डिटरमाइन नहीं कर सकती। और सेकंड कारण क्या है कि एटम को आइसोलेटेड कर पाना आसान नहीं होता। अगर ये एक एटम है, ये अगर H2 है, तो H2 आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसे हम आइसोलेट अलग अलग नहीं कर सकते, वो सिर्फ जुड़ा हुआ ही रहेगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि अगर हमने चलो एक एटम ले भी लिया और उस एटम को हम रखेंगे, तो एटम उस वातावरण में ही, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, तो इस वातावरण में बहुत पार्टिकल्स होते हैं, हर जगह पर पार्टिकल्स होते हैं। तो वे जो पार्टिकल्स होते हैं, वे एटम के, जो हमारे पास एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उस पर इफ़ेक्ट डालते हैं। अब इफ़ेक्ट तो वे डालते रहेंगे लगातार, और अगर इफ़ेक्ट डालते रहेंगे तो हम एटॉमिक रेडियस को ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 3 कारण थे। लेकिन अगर हम 3 तरीके से देखें, अगर हम एटम के साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हमें करना है, तो उस रेडियस को हमें अगर डिफ़ाइन करना है, तो उसके हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो कोवेलेंट रेडियस हमें ज्ञात करनी चाहिए, और एक मेटेलिक रेडियस, और एक वंडरवाल रेडियस। तो इनकी भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इनकी आगे बताएंगे इनकी डेफिनेशंस को। देखो, अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस होती है जो, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, मतलब किस किस चीज़ पर वो डिपेंड करती है। ये तो इस पीरियडिक टेबल के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है सब। तो ये तो क्या हुए, ये ग्रुप है, देखो ये ग्रुप है ऐसे, ये पीरियड्स हैं, इन्हें पीरियड्स कहते हैं, इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। तो सबसे पहले पीरियड में देखते हैं। जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं जाते हैं, ऐसे जाते हैं, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे बाएं से दाएं जाते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस लगातार घटती जाती है। अगर इसकी ये एटम इतना है तो ये इससे कम होगा, ये इससे कम होगा, ये और भी कम होगा, ऐसे घटती जाती है एटॉमिक रेडियस। क्योंकि अगर एटॉमिक रेडियस घटेगी तो सिंपल सी बात है, एटम का साइज़ भी घटेगा। तो क्या होता है इसमें, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस लगातार घटती जाती है। इसका क्या कारण है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो वैलेंस सेल है, वैलेंस नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम रहते हैं, परंतु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फिर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जैसे ये कोई एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अपनी ओर जब अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और ये अगर बढ़ता जाएगा तो ये अगले बार इतना हो जाएगा, फिर अगली बार इतना, ऐसे कम होते चली जाएगी एटॉमिक रेडियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सारा खेल है इनमें कि वो बढ़ता जाता है, इसलिए एटम का साइज़ छोटा होता जाता है, जिससे रेडियस भी घटेगी बिल्कुल। तो इसलिए
लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस घटती है, एटॉमिक त्रिज्या घटती है। तो हम अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप जैसे ग्रुप्स हैं ये अलग अलग, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फाइव है, सिक्स है, ये ग्रुप है। तो अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे, जैसे ये बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं किसी ग्रुप में, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, इसका 5 है, इसका 13 है, इसका 31 है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ती जाती है। अगर इसकी एलिमेंट की ये है रेडियस, तो इस अगले एलिमेंट की ये होगी रेडियस, बढ़ती जाएगी। तो जिस अगर एलिमेंट की रेडियस बढ़ रही है तो एटम का साइज़ भी बढ़ेगा, तो साइज़ बढ़ेगा, बोरोन छोटा होगा, एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, ऐसे। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे इसमें ग्रुप में, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाती है। इसका कारण ये है कि ये जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं ये तो बढ़ेंगे जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, तो ये नंबर ऑफ़ सेल्स तो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते हैं, परंतु इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। अभी प्रॉब्लम हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का इस वैलेंस सेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है। मुझे पता है अट्रैक्शन बढ़ता है तो एटम तो छोटा होता चले जाएगा, क्योंकि ये अपनी ओर नीचे खींचेगा और अपनी ओर खींचेगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो अट्रैक्शन बढ़ता है, परंतु जो वैलेंस ये बढ़ रहा है ना, ये वैलेंस सेल बढ़ने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं बढ़ पाता अगले एलिमेंट के लिए। मतलब देखो, एक समझते हैं, जैसे बोरोन है, बोरोन का और एल्यूमिनियम की बात लेते हैं, या इसकी लेते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस की। अब नाइट्रोजन की जो वैलेंस सेल है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल है, इसके नंबर ऑफ वैलेंस सेल नाइट्रोजन के कम होंगे, फास्फोरस के नंबर ऑफ वैलेंस सेल ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस सेल ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा होंगे तो लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि जितने इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना पिछले एटम से नंबर ऑफ सेल बढ़ा है। तो इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है। इसी तरह आयनिक त्रिज्या भी होती है, जिस तरह एटॉमिक रेडियस होती है, इसी तरह आयनिक त्रिज्या भी होती है। अब आयनिक त्रिज्या समझने से पहले देखते हैं आयन होता क्या है। अब देखो, जैसे कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना उसमें इलेक्ट्रॉन दिया ना उससे लिया, तो न्यूट्रल, जैसे बोरोन सिंपल, अपने उसमें कार्बन, एल्यूमिनियम सब न्यूट्रल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर सब न्यूट्रल एटम है। अब देखो, जैसे जब किसी हम न्यूट्रल एटम्स को या इस तरह से कहेंगे, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन होता, कोई लूज़ या गेन करता है कोई एटम, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है, मतलब कोई एटम है हमारे पास, जैसे बोरोन है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या फिर गेन करता है, या तो उसे इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, आयन होगा। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जैसे कार्बन है, हम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो इस पर क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को ही कैटायन कहते हैं। ठीक, अब इसे कैटायन कहते हैं। तो जब अगर हम उल्टा करें इसका, अगर हम किसी एटम से, कार्बन से ही इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर हम कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज को एनायन कहते हैं। ठीक है, अगर हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं उससे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसे कैटायन कहेंगे, और अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है एटम इलेक्ट्रॉनों को, तो उसे एनायन कहेंगे। ठीक है, तो आयनिक रेडियस किस तरह देखेंगे। अब जैसे हमने कार्बन को लिया था, कि कार्बन से हमने कार्बन को हमने इलेक्ट्रॉन दिए भी थे और कार्बन से हमने इलेक्ट्रॉन लिए भी थे। ठीक है, तो कार्बन एक आयन हुआ, तो आयन मतलब ये एक आयन हुआ। अगर ये आयन हुआ तो इसकी न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहेंगे, बिल्कुल सिंपल। न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल मतलब जो लास्ट तक का इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को आयनिक रेडियस कहते हैं। तो या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी आयन के, ये कोई आयन है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन दिया गया है या इससे इलेक्ट्रॉन लिया गया है, इसके न्यूक्लियस के सेंटर से
उस अक्षेत्र तक के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, जहाँ तक न्यूक्लियस अपना इफेक्ट डाल सकता हो। यहाँ तक डालता है, यहाँ तक नहीं डालता, यहाँ तक भी डालता है, यहाँ तक। तो लास्ट कहाँ तक डालता है? यहाँ तक डालता है इफेक्ट, ये न्यूक्लियस वैलेंस सेल तक। तो इसके बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और एटॉमिक रेडियस की तरह भी इसे भी एग्जैक्टली हम मेज़र नहीं कर सकते, इसका मान नहीं ज्ञात कर सकते। और अगर हम किसी आयनिक रेडियस को ज्ञात करना हो तो हम एक्सरे टेक्निक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आयनिक रेडियस की वैल्यू होती है वो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मतलब जो एटम थी, इनकी जो रेडियस है उस पर ही डिपेंड करती है आयनिक वैल्यू, क्योंकि इनसे ही तो बना है आयन। ये सब एटम है, इनसे ही तो आयन बना है। या तो इनसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है ना, या इनसे इलेक्ट्रॉन लेकर इन्हें इलेक्ट्रॉन दे के नेगेटिव चार्ज इन पर आया है। इनसे ही तो आयन बना है। तो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस पर डिपेंड करती है। अब देखते हैं किस तरह डिपेंड करती है। अब जैसे ये कैटायन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है इस पर? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन लिया गया है, दिया गया है। इससे इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इससे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। पॉजिटिव चार्ज जब आता है जब इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, और नेगेटिव जब आता है जब इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो ये एटॉमिक ये क्या है? आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियस। अब ये डिपेंड करती है, जैसे हम कैटायन का साइज लेते हैं। अब कैटायन ये है, इसका साइज इसके एटम के साइज से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन है सिंपल, ये कार्बन है, ये हमने मान लिया कार्बन का एक एटम है, और ये C+ है। तो हम ये कह रहे हैं कि कार्बन जो एटम है वो आयनिक से कैटायन के साइज से छोटा होता है। ये छोटा होगा थोड़ा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं। अब ये तो कार्बन तो इतना बड़ा था, हमने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो ये छोटा हो गया। ठीक है, कैसे होता है कि कैटायन के साथ कोरस्पॉन्डिंग एटम की देखते हैं जो इन एटम्स की रेडियस थी वो किस तरीके से इन एनायन हमने बनाए थे। जैसे कार्बन था, तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कैटायन है, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो एनायन है। तो इन आयन्स की रेडियस पर किस तरह के डिपेंड करती है ये इन एटम्स की रेडियस, वो देखते हैं। वो इनसे ही पता लगती है। जैसे हमें एटम की रेडियस पता होगी तो कैटायन एनायन की भी उस तरीके से हम एक्सरे टेक्निक से ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। देखो जैसे C+ है, मतलब C पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं। तो अब देखते हैं, ये जो कैटायन का साइज होता है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग एटम से छोटा होता है। जैसे सिंपल जो न्यूट्रल कार्बन एटम था, ये न्यूट्रल कार्बन एटम ये था बिल्कुल, और हमने इसका साइज मान लिया इतना था, मतलब ये एटम इतना बड़ा था। तो जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो सिंपल सी बात, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो इसका साइज इतना हो जाएगा, तो छोटा नहीं हुआ, तो छोटा हुआ। तो अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम की, इस एनायन के साइज से बड़ा होता है। जो कार्बन का साइज, हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो एनायन का साइज होता है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होता है। अब एनायन का साइज कितना है? ये एनायन है, ये एनायन, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है मतलब इसे इलेक्ट्रॉन दे गए हैं, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। अगर इसने एक्सेप्ट किए हैं तो सिंपल सी बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। मतलब ये कार्बन तो इतना था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज इतना हो जाएगा एनायन का। तो हुआ बड़ा कि उसका एनायन का साइज उसके कोरस्पॉन्डिंग एटम के साइज से बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो कम होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो अट्रैक्शन भी कम होगा, क्योंकि बड़ा होता चले जाएगा एटम, बड़ा होता चले जाएगा तो एटम इसलिए बड़ा हो जाएगा। तो अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, जो इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है, जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इनसे निकलती है, वो सब एनर्जी को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे कि आपको, अगर आप इन वीडियोज़ के टॉपिक्स को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप आराम से उन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं।